चलो ठीक है। लास्ट क्लास में हमने k बराबर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा म्यू सिग्मा ओमेगा, इस k की वैल्यू को k बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा से कंपेयर किया था। ठीक है, k बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा से कंपेयर किया और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया था, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर को हमने कॉमन लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। ये इक्वेशन नंबर आपने 9 दी थी, इसको इक्वेशन नंबर 10 दिया था। ठीक है, ये चालक माध्यम हम पढ़ रहे थे, पूरा नहीं हुआ था, यहाँ तक हमने पढ़ा था ये के ये होता है और ये दूसरा के। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो इमेजिनरी वैल्यू है, इस वजह से के को हमने क्या मान लिया, अल्फा प्लस आयोटा बीटा के रूप में, इमेजिनरी वैल्यू के रूप में मान सकते हैं। यहाँ से हम इक्वेशन की कंपेरिजन करें या फिर ये जो स्क्वायर के रूप में था, अब इसका भी स्क्वायर हम करेंगे तो स्क्वायर करने पे क्या वैल्यू आएगी, के स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा बीटा। इस इक्वेशन नंबर 10 का हम किससे, इक्वेशन नंबर 9 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इक्वेशन नंबर 9 और 10 की क्या करने पर, तुलना करने पर। जब 9 और 10 की तुलना करते हैं तो उस कंडीशन में अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर किसके बराबर आता है, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। इसको क्या दिया था नंबर 11। इसी प्रकार से 2 अल्फा बीटा का क्या नंबर था, म्यू सिग्मा ओमेगा, इक्वेशन नंबर 12। यहां से अगर हम किसका मान रखे, बीटा का मान ले ले, तो बीटा का मान यहां से क्या आएगा, बीटा बराबर म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 अल्फा। इस बीटा के मान को कौन सी समीकरण में रखेंगे, इस बीटा के मान को हम इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे, 11 में रखेंगे। तो पुनः इक्वेशन नंबर 11 से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का मान क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू निकाल ली थी हमने लास्ट क्लास तक। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, 4 अल्फा की पावर 4 माइनस 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब ये इक्वेशन कैसी है, एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण है तो इस इक्वेशन का 2 पार्ट्स नहीं बन रहे, तो उस कंडीशन में हम इसको कौन से सूत्र से शुरू सॉल्व करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहां से जो अल्फा की वैल्यू है, अब देखिए ये इक्वेशन जो है यहाँ पे ये आपने जो वैल्यू रखी है बीटा की, इस जगह पे आप अल्फा की वैल्यू भी रख सकते हो। तो उस कंडीशन में ऐसी इक्वेशन है किसके लिए भी बनेगी, बीटा के लिए भी बनेगी। तो अगर हम मान लो कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी, एक प्लस वाले साइन के रूप में और एक माइनस वाले साइन के रूप में। तो अगर हम यहाँ पे बीटा का मान रख रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ से जो इसकी 2 वैल्यू मिलती है, एक तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, अल्फा के लिए हो जाएगी, और माइनस वाला साइन जो होगा वो किसके लिए आ जाएगा, हमारे लिए बीटा के लिए भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगी ना, एक तो प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। तो प्लस वाली तो किसके लिए, अल्फा के लिए हो जाएगी, और माइनस वाली किसके लिए हो जाएगी, बीटा के लिए हो जाएगी। अब देखिए इसके अंदर जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे या इसकी वैल्यू लिखेंगे तो उस कंडीशन में अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 8, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, कोष्टक में क्या लिख देंगे, माइनस के बी मतलब ये वाला माइनस के बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस लगाएंगे। उससे पहले देखियो सी के आगे भी एक क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा इस टर्म के अंदर, वो प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 16
म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से किसको कॉमन ले लीजिए, फॉर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, फॉर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 कोष्टक में हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। ये वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 है। ठीक है, वो अगर हम इसमें इसको कॉमन लेंगे तो इसमें म्यू स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, म्यू स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आएगा और अपन को एप्सिलॉन इसका स्क्वायर भी कॉमन लेना है, परंतु यहाँ से सिग्मा स्क्वायर की टर्म बाहर नहीं आएगी, तो यहाँ से एप्सिलॉन और ओमेगा की एप्सिलॉन का स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4 नीचे जाएगा, तो उस कंडीशन में अंदर की तरफ क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर बच जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से ये 4 से ये 2 टाइम्स प्लस माइनस, तो यहाँ पे अगर ओनली फॉर अगर हम कौन सी वाली टर्म्स ले लें, एक प्लस केवल प्लस चिन्ह वाली टर्म लेंगे, तो उस कंडीशन में अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 फिर 1 प्लस रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये टर्म्स आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, ये आएगी। अब इसमें देखिए, इसमें से आप क्या कर सकते हो, ओमेगा को बाहर ले सकते हो क्योंकि वो स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 कोष्टक में क्या आ जाएगा, 1 प्लस रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर की पावर 1। ठीक है, ये तो आ गई किसके रूप में, प्लस वाले साइन +1 के रूप में जो टर्म्स आनी थी वो आ गई। इसी प्रकार से अगर हम माइनस वाली टर्म लिखेंगे तो वो माइनस वाली टर्म जो है वो किसको प्रदर्शित करेगी, बीटा को प्रदर्शित करेगी, और उसकी वैल्यू जो होगी वो बीटा बराबर क्या आ जाएगी, बीटा बराबर आ जाएगा आपके ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 कोष्टक में रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। ठीक, ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी, 13, और ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी हो जाएगी, 14। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें कंडीशन में इन दोनों इक्वेशन में आपको और कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन है, अगर आप इक्वेशन को क्या करोगे, जो ये वाली इक्वेशन हमने निकाली थी जो कि कौन सी थी, फॉर अल्फा की पावर 4 माइनस फॉर अल्फा स्क्वायर म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ये इक्वेशन निकाली थी ना। इस इक्वेशन के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या किया था, बीटा की जगह पर हमने बीटा की जगह पे हमने क्या रखा था, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा रखा था। उसी प्रकार से अगर हम अल्फा की जगह पर या फिर जो बीटा का मान रखा है उस जगह पे अगर हम अल्फा का मान रखेंगे तो ये सेम की सेम इक्वेशन किसके रूप में प्राप्त हो जाएगी, बीटा के रूप में भी प्राप्त होगी। परंतु अब इसमें क्या होगा, उस कंडीशन में यहाँ से साइन, ये जो आगे वाला माइनस की 4 अल्फा की प्लस की 4 अल्फा की पावर 4 है, वो प्लस का ना होके क्या आ जाएगा, माइनस के रूप में आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम हो तो इक्वेशन जो थी वो क्या थी, अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा बीटा थी, ये इक्वेशन थी। और इसमें आपने क्या किया था, अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर बराबर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर लिखा था, ये लिखा था। तो जब आप बीटा की अल्फा स्क्वायर का मान रखोगे तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर तो क्या है, माइनस के रूप में है, तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में आके इसमें क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। इस वजह से ये इक्वेशन आप देख रहे हो तो यहाँ पे माइनस का क्या आ रहा है, साइन माइनस के 1 पीछे की तरफ आ रहा है, वो क्या है, यहाँ पे साइन का चेंज होने का कारण होता है और इसका और कोई भी कारण नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से अल्फा और बीटा के टर्म्स के रूप में हमें 2 वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब अगर हम
अभी हमने जो पढ़ा था उस इससे पहले, तो के क्या था, किस रूप में था, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, कौन से फॉर्मूले में, इमेजिनरी वैल्यू थी। तो आप लोग अगर मान लीजिए कि ये इमेजिनरी वैल्यू है, तो उस कंडीशन में जो हमने इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 लिखी थी, इक्वेशन नंबर 7 और 8 क्या थी, ई वेक्टर बराबर ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी। एक ये थी, एक इसी के रूप में क्या थी, बी वेक्टर की भी वैल्यू थी। ठीक है, बी वेक्टर या फिर एच नॉट वेक्टर, एच वेक्टर की वैल्यू या जो चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं उसकी, वहां पे एच वेक्टर बराबर क्या था, एच नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी के रूप में वो इक्वेशन थी। तो उस कंडीशन में अब आप देखिए, इससे पहले तो आप के को क्या वेलोसिटी के रूप में निकाल लेते, परंतु यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, इमेजिनरी वैल्यू है, और के अंदर कितनी है, दो टर्म्स है, एक है रियल वैल्यू और दूसरी कौन सी है, इमेजिनरी वैल्यू। जब हम के के मान को इक्वेशन नंबर 7 और 8 में रखेंगे, क्या करना है, के मान को किस में रखना है, तो किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 7 और 8 में जब के मान को रखेंगे, तो उस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे ई वेक्टर इजिकल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू के अंदर आप देखिए, जब आप अल्फा का अंदर की तरफ आयोटा का अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा का अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करने पे ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा माइनस बीटा आर, आयोटा अल्फा आर माइनस बीटा आर माइनस के ओमेगा टी, आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें से जो रियल वैल्यू है एक्सपोनेंशियल की उसको अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी वैल्यू को अलग करेंगे, तो उस कंडीशन में ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल कोष्टक में माइनस के बीटा आर, रियल वैल्यू है, आयोटा की टर्म नहीं, ये बाहर आ गई, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा आर माइनस के ओमेगा टी। इसी प्रकार से अगर हम किसका सॉल्यूशन लिखना चाहे, चुंबकीय क्षेत्र का सॉल्यूशन लिखना चाहे, तो वो क्या आ जाएगा, एच वेक्टर बराबर एच नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस के बीटा आर एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा आर माइनस के ओमेगा टी। ये आप इक्वेशन नंबर बाद में लगा लेंगे। अब देखिए इन दो इक्वेशन में आप देखोगे, तो इन दो इक्वेशन में आप एक टर्म्स जो आप देख रहे हो, ये वाली टर्म्स है जो, और एक ये वाली टर्म्स, ये दोनों क्या है, माइनस के रूप में, एक्सपोनेंशियल की पावर जब माइनस में होती है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 1/e की पावर x भी लिख सकते हो। तो उस कंडीशन में आप देखोगे जो इस टर्म्स के अंदर या फिर इस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के इन समीकरणों के हल के अंदर, तो ये जो एक्सपोनेंशियल की जो एक्स्ट्रा टर्म आई है वो क्या कर रही है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है, उन तरंगों के हल के अंदर या उनके आयाम के अंदर क्या कर रही है, कमी कर रही है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या हो जाएगी, बट्टे में आ जाएगी या विभाजन के रूप में आ जाएगी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि चालक माध्यम में अगर कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग गमन करती है, तो उसका आयाम जो है वो क्या होता है, उस माध्यम के अंदर दूरी के साथ में घटता है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे टर्म्स को देखोगे तो एक्सपोनेंशियल बीटा आर जो है वो उसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे एच नॉट वेक्टर अपॉन एक्सपोनेंशियल बीटा आर, या फिर आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट वेक्टर अपॉन एक्सपोनेंशियल बीटा आर। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि चालक माध्यम के अंदर जो विद्युत चुंबकीय तरंगे है वो अगर चालक माध्यम के अंदर किसी चालक माध्यम में गमन कर रही है, तो उनके गमन के दौरान उनके आयाम में क्या होती है, कमी होती है। और दूसरी चीज ये कि इनके आयाम में जो ये कमी होती है वो किसके रूप में होती है, ऊष्मा के रूप में या हीट के रूप में। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, अगर किसी स्रोत से कोई विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हुई है तो अपने साथ में क्या है, ऊर्जा लेके
उत्पन्न हुई होगी, उसके पास में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा भी होगी। तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के साथ में जब वो गमन करती है और गमन के दौरान उसका आयाम कम हो रहा है, तो आयाम कम हो रहा है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी भी घट रही है। तो वो एनर्जी जो है वो हमेशा किसके रूप में घटती है? हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। दूसरी चीज, ये कौन सी टर्म के कारण कम हो रही है? बीटा आर वाले टर्म, एक्सपोनेंशियल के अंदर भी कौन सी? बीटा आर वाले टर्म के कारण कम होती है। इसलिए बीटा को क्या बोलते हैं? अवशोषण गुणांक भी बोलते हैं। और यही गुणांक जो है वो किसका? ऊर्जा में होने वाले क्षय का क्या करता है? मापन करता है। ऊर्जा में होने वाले क्षय का मापन करता है। तो ठीक है ना, तो वापिस से सुन लो कि जो ये टर्म्स, जो एक्स्ट्रा टर्म आई है, ये कैसी है? रियल वैल्यू है। और ऊपर से इसके ऊपर साइन कैसा है? माइनस का साइन। तो ये जब बट्टे में जाएगी तो उस कंडीशन में ये क्या कर देती है? आयाम की वैल्यू को या फिर तरंग की ऊर्जा को, मान को घटाना शुरू कर देती है। तो ये ऊर्जा का मान में जो कमी होती है वो किसके रूप में होती है? ऊष्मा के रूप में होती है। तथा ऊष्मा के रूप में ये जो कमी होती है वो कौन से फैक्टर के कारण होती है? बीटा फैक्टर के कारण होती है। और इस बीटा फैक्टर को कौन सा गुणांक बोलते हैं? अवशोषण गुणांक बोलते हैं। और यही अवशोषण गुणांक जो होता है वो क्या करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा में होने वाली कमी या क्षय को मापता है। ठीक है ना, तो ये वाली टर्म्स मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? कल्याण, बाग सिंह है, क्या प्रॉब्लम है? अब देखिए, तो आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है कि जो ये समीकरण हमने अभी निकाली है दो, जो कि किस माध्यम में? चालक माध्यम के अंदर। वो चालक माध्यम जो ये दो इक्वेशन है ये किसको प्रदर्शित करती है? उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि विद्युत चुंबकीय जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग चालक माध्यम में क्या करती है? गमन करती है, तो उसका आयाम क्या हो जाता है? उसका आयाम दूरी के साथ माध्यम में कम होता जाता है। जैसे जैसे वो उस माध्यम के अंदर जाती जाएगी, उसके माध्यम के अंदर दूरी बढ़ती जाएगी, उसी के साथ में उसका आयाम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आप लोगों को मालूम हो, कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसके संगत उसके पास में कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। जब आयाम कम हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको ये समझ लेना है कि आयाम कम हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी ऊर्जा भी क्या हो रही है? माध्यम में अंदर की तरफ गमन करने के दौरान ऊर्जा भी धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। तथा इसकी ऊर्जा जो होती है, इसकी ऊर्जा किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में क्या होती है? क्षय होती है। ठीक, और जिस टर्म के कारण ये कम होती है उस टर्म को हम, टर्म में जो ये बीटा है, इस वाले टर्म्स के कारण यहाँ पे ऊष्मा कम हो रही है, और इस बीटा को क्या बोला जाता है? अवशोषण गुणांक कहते हैं। जो कि क्या करता है? ऊर्जा में होने वाली कमी या फिर उसको आप क्या बोलते हो? क्षय का क्या करता है? मापन करता है। ठीक है, तो ये तो इसके अंदर ये कंडीशन होगी। अब इसके अंदर देखिए, अब आवर्ती के ऊपर डिपेंडेंसी कैसे? क्या, कौन सी कंडीशन के अंदर, कौन सी कंडीशन के अंदर इन दोनों तरंगों में ऊर्जा के अंदर कमी होगी और कौन सी कंडीशन में ऊर्जा में कमी नहीं होगी, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर आप ओमेगा का मान क्या रख देते हो? इनफाइनाइट रखोगे, तो उस कंडीशन में बीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
आप इक्वेशन को जब आप देखोगे, इक्वेशन के अंदर सिग्मा अपॉन क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन ओमेगा लिखा हुआ है। ओमेगा का मान आपने इनफाइनाइट लिया, तो अंदर जो रूट के अंदर एक और रूट वाली टर्म है उसका मान क्या हो जाएगा, उसके अंदर 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, उसका मान तो क्या हो जाएगा 0। जैसे कि आपने ये टर्म्स लिखी थी ना, 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस के 1 लिखा है। ये टर्म हमने लिखी थी अंदर। जैसे ही आपने ओमेगा का मान इनफाइनाइट रखा तो ये इनफाइनाइट ऊपर जाते ही इस टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये वाला टर्म इसके अंदर जो रूट के अंदर कितनी 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर है, ये टर्म 0 हो गई। तो अंदर ओनली फॉर कौन सी टर्म बच गई, 1 बच गया। तो रूट 1 का मान क्या होता है 1 और -1, तो यहाँ से 1 और 1 ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। और ये 0 होंगे तो आगे भले टर्म के साथ में कोई भी गुणनफल में हो, मान तो है बीटा का मान तो क्या आ गया, बीटा किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। जब बीटा 0 के बराबर आ गया तो आप लोगों को मालूम हो एक्सपोनेंशियल की पावर में भले कोई भी टर्म हो, अगर एक्सपोनेंशियल या किसी भी संख्या के घात में अगर 0 आता है तो उसका मान हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब कोई भी विद्युत चुंबक की तरंग किसी चालक माध्यम या किसी चालक के ऊपर इंसिडेंट होती है और उसकी आवर्ती का मान अगर क्या है इनफाइनाइट है, तो उस कंडीशन के अंदर जो अवशोषण गुणांक है उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और अवशोषण गुणांक का मान 0 होने की कंडीशन में तरंग के आयाम में कोई भी कमी नहीं होती, तरंग के आयाम में कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मान लो कि ओमेगा का मान इनफाइनाइट ना हो कि कुछ थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब आवर्ती अधिक तो हो पर इनफाइनाइट ना हो, तो उस कंडीशन में मान लो कि बीटा की वैल्यू 0 ना हो या बीटा का कुछ मान हमें प्राप्त हो, बीटा की कुछ भी वैल्यू होगी, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में क्या आएगी, में कमी आती है या होती है। ये ध्यान रखना, इन इक्वेशन के अंदर और कुछ भी नहीं है, इन इक्वेशन के अंदर आपको इतना सा ही ध्यान रखना है कि जिस कंडीशन के अंदर अगर मान लो कोई भी कंडीशन, ये दो कंडीशन है आपके पास में, एक तो ओमेगा का मान इनफाइनाइट हो और दूसरी कंडीशन जब ओमेगा का मान इनफाइनाइट नहीं हो। इनफाइनाइट की कंडीशन में बीटा की वैल्यू 0 की तरफ चली जाती है, 0 हो जाती है। बीटा की वैल्यू 0 होने की कंडीशन में इस विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश में किसी प्रकार के आयाम में कोई भी कमी नहीं होती। जब आयाम में कोई कमी नहीं होगी तो इसका मतलब जैसी तरंग स्टार्ट में थी वैसी की वैसी एंड में है, तो इसका मतलब चालक माध्यम में अंदर घुसने के पश्चात जितनी भी दूरी तक हो जाए उसके आयाम में कोई कमी नहीं हो रही है, इसका मतलब उसकी ऊर्जा में भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो कि उसकी आवर्ती जो है वो इनफाइनाइट नहीं है, उससे थोड़ी सी कम है, तो उस कंडीशन में बीटा की हमें कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगी और बीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होने पे उसके आयाम में दूरी के बढ़ने के साथ में कमी होना स्टार्ट हो जाती है, और दूरी के साथ में कमी होना स्टार्ट होगी आयाम में, तो उसके साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो चालक माध्यम वाला टॉपिक है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के अंदर। एक तो ये चालक माध्यम वाला, और दूसरा इसके बाद में आपके जो आएगा प्लाज्मा या फिर आप बोलते हो आयनीकृत गैसें, उनके अंदर आपको क्या है, जो ये सिग्मा वाली टर्म है, चालकता वाली टर्म है, ये यूज होती है। उस वजह से ये इक्वेशन या फिर ये जो क्वेश्चन है जो आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों का किसी चालक माध्यम में गमन या किसी आयनित गैस में गमन, आयनित गैस के माध्यम में गमन जो होता है उसके ऊपर 7.5 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार बनता है। और इस बार भी शायद इन्हीं में से किसी एक के ऊपर बना था, पार्ट सी हटा जरूर दिया था, परंतु क्वेश्चन ज्यादातर इन जो लास्ट के दो टॉपिक है उन्हीं के ऊपर बनता है, ठीक है ना। अब देखिए इन्हीं के अंदर जो एक और टॉपिक है, इसी के अंदर त्वचा इफेक्ट या स्किन इफेक्ट जिसे बोलते हैं, अब देखिए स्किन इफेक्ट में क्या है, जब भी हम किसी भी उच्च आवृत्ति की तरंग को क्या करते हैं, किसी चालक के ऊपर प्रवाहित करते हैं,
तो चालक के पृष्ठ के ऊपर जो धारा बहती है ना, उसी धारा के चालन के कारण जो प्रभाव होता है, तो उस धारा का उस किसके ऊपर, चालक के पृष्ठ के ऊपर जो बहने का कारण होता है या बहने के कारण जो प्रभाव पड़ता है उस चालक के ऊपर, उसी प्रभाव को क्या बोला जाता है, स्किन डेप्थ। जैसे कि मान लो कि ये भी कोई चालक है, इसके ऊपर हमने क्या किया, बाहर से कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या किया, इंसिडेंट किया, तो उस कंडीशन में इसके सतह के ऊपर क्या है, किसी प्रकार की अगर कोई भी धारा बैठती है तो इस प्रभाव को कौन सा प्रभाव बोला जाता है, त्वचा प्रभाव बोला जाता है। ठीक है ना। हाँ कल्याण, क्या प्रॉब्लम थी तेरे को, क्या समझ में नहीं आ रहा था भाई?